गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट सेकंड में आज हम वायुमंडलीय तापमान टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वायुमंडलीय तापमान से तात्पर्य वायुमंडल के तापमान से है, अर्थात जो वायुमंडल है उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उस टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो सूर्य है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से जो ताप की प्राप्ति होती है वो बहुत कम अल्प मात्रा में हो पाती है। वायुमंडल में सूर्य और पृथ्वी दोनों से ही ताप की प्राप्ति होती है, अर्थात वायुमंडल का जो तापमान है उसमें पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही अंश रहता है। सूर्य से प्रत्यक्ष रूप में भी प्राप्त होती है, इसके अलावा पृथ्वी के द्वारा परार्थ्य विकिरण के माध्यम से भी वायुमंडल में तापमान वापस जाता है। तो वायुमंडल को ठंडा और गर्म करने की जो क्रियाएं होती हैं वो परस्पर चलती रहती हैं, जिनमें मेन जो क्रियाएं हैं वो है सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा, अर्थात सूर्य के विकिरण से जो ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषित हो रही है, पृथ्वी से संचालन, संवहन और विकिरण की विधियां, इनके माध्यम से जो ताप है वो वायुमंडल में जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय ताप का मापन, अर्थात ताप का मापन किस तरीके से किया जाता है। तापमापी एक यंत्र होता है जो कि पारे के द्वारा संचालित होता है। तो ये जो थर्मोग्राफ या तापमापी है, इसमें वायु का ताप जो होता है वो अपने आप अंकित हो जाता है। अब अगर हम तापमान की बात करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा उच्चतम तापमान, आज का उच्चतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था कि 55 डिग्री सेल्सियस था। तो ये कैसे निकाला जाता है? उच्चतम तापमान निकालने के लिए पूरे एक दिन का सबसे ऊंचा ताप जो होता है वो उच्चतम तापमान की श्रेणी में आता है, अर्थात पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो तापमान सबसे ज़्यादा होगा उसे हम दैनिक अधिकतम तापमान कहेंगे। ये जो होता है वो दोपहर को सबसे ऊंचा होता है, लेकिन अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य सबसे ऊंचा दोपहर में होता है, लेकिन ये जो उच्चतम तापमान है वो 12 बजे ना होकर के अपराह्न 2 बजे के लगभग होता है, यानी 2 से 4 बजे का समय जो होता है शाम का, उसमें सबसे ज़्यादा जो उच्चतम तापमान होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा आता है न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान का मतलब है दिन में सबसे कम तापमान जब रहता है। तो न्यूनतम तापमान जो है वो रात को 12 बजे ना होकर, उस टाइम वैसे ठंडा रहता है, लेकिन रात के 12 बजे ना होकर यह सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच होता है, क्योंकि ऊष्मा का विकिरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम होता है। तो इस तरीके से अगर हमें उच्चतम तापमान निकालना है तो वो 2 से 4 बजे के बीच आएगा दोपहर में, और अगर हमें न्यूनतम तापमान निकालना है तो वो प्रातःकाल या सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच आता है। अब हम बात करते हैं दैनिक औसत ताप की, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन का औसत तापमान कितना है। तो इसको निकालने के लिए जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है उसका औसत निकाला जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं, दिन में, पूरे दिन में जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है उसमें न्यूनतम तापमान को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं, तो उससे जो तापमान निकल करके आता है वो दैनिक औसत तापमान होता है। दूसरा है मासिक औसत तापक्रम। मासिक औसत निकालने के लिए महीने का जो पर डे हम औसत तापमान निकाल रहे हैं उसको जोड़ेंगे और उसके संपूर्ण योग में उस महीने की जो कुल दिनों की संख्या है उसका भाग लगाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, पहले तो हम पर डे का दैनिक औसत ताप निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया भी, उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। अब पर डे का हमारे पास में क्या आ गया है, औसत दैनिक ताप आ गया है। तो पूरे महीने का जो औसत दैनिक ताप है उसे हम जोड़ देंगे, जैसे किसी दिन 20 डिग्री, किसी दिन 40 डिग्री, 50, 60, ऐसे पूरे 300 दिन का हमारे पास औसत दैनिक ताप आएगा, उसको हम जोड़ देंगे। उसको जोड़ने के बाद जो महीने के कुल दिन है, यानी 30 दिन है तो उसका हम भाग लगा देंगे, या 31 दिन है तो 31 का भाग लगाएंगे, फरवरी 28, 29 की होती है तो उसका उसमें भाग लगाएंगे। तो उससे जो तापमान निकल करके आएगा वो मासिक औसत तापक्रम होगा। इसके बाद आता है वार्षिक औसत तापमान। इसे निकालने के लिए 365 दिन, अभी तो हमने क्या किया, पर डे का महीने का निकाला, अब हम पर डे यानी 365 दिनों का हर दिन का जो औसत तापमान है उसको 12 जो महीने हैं उससे विभाजित करने पर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म यूज होती है तापांतर, कि आज का दैनिक तापांतर इतना रहा। तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान का जो अंतर है उसे हम दैनिक तापांतर कहते हैं। महीने और वर्षों के रात और दिन के तापमान के अंतर को औसत, मासिक और वार्षिक तापांतर कहते हैं। अर्थात महीने में जो उच्चतम न्यूनतम यानी रात दिन के तापमान का अंतर आएगा उसको हम मासिक तापांतर कहेंगे, और वर्ष में निकालेंगे तो उसे हम वार्षिक तापांतर कहेंगे। अब हम बात करते हैं तापमान को
प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अर्थात जो वायुमंडल का तापमान होता है वो विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। हर जगह पर टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, समय के साथ में, परिस्थितियों के साथ में और विभिन्न कारकों के कारण ये जो टेम्परेचर है इसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं 0 डिग्री जो रेखा है हमारे पृथ्वी या ग्लोब में हम देखते हैं पृथ्वी के मध्य में, वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। किसी भी स्थान पर जो अक्षांश होते हैं उसके अनुसार सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है। अगर हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे बात करते हैं तो सूर्य कैसा चमकता है, एकदम लंबवत चमकता है और वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और वहाँ पे अधिक गर्मी रहती है। लेकिन भूमध्य रेखा से हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तो यही कारण है कि कोलंबो मुंबई से अधिक गर्म रहता है। तो सबसे पहले जो अक्षांशीय स्थिति है किसी भी क्षेत्र की, वो तापमान को प्रभावित करती है, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ही सूर्य की किरणें लंबवत या तिरछी रूप में पड़ती हैं। सेकंड आता है भूमि का ढाल। भूमि का जो ढाल होता है, कोई भी ढलान है, अगर सूर्य के सामने वाला ढाल है तो उस सूर्य के सामने वाले ढाल पर गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ेगी और शीतकाल में वो कम ठंडा रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। इसके विपरीत वो ढाल जो कि सूर्य के विमुख है, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में है, वहाँ पर सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो कम पड़ने के कारण टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पे कम रहेगा। और जैसे सामने वाले ढाल पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं तो इसके लिए जो है सामने वाला जो भाग रहेगा वो अधिक गर्म रहेगा। जैसे कि हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हिमालय पर्वत का दक्षिण ढाल है वो सूर्य के बिल्कुल सामने है, इसलिए उत्तरी ढाल की अपेक्षा जो दक्षिणी ढाल है वो अधिक गर्म रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो ढाल सूर्य के सामने होगा वहाँ तापमान अधिक रहेगा और जो सूर्य के विमुख रहेगा वहाँ तापमान कम रहेगा। नेक्स्ट है सागर से दूरी। जैसा आप सभी जानते हैं जो सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है वहाँ दिन में गर्मी रहेगी लेकिन रात्रि के समय वहाँ ठंड भी रहेगी। तो जो क्षेत्र सागर से जितने अधिक दूरी पे होगा वहाँ पे क्या रहेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जलीय प्रभाव से जो मौसम रहता है वो कैसा बना रहता है, एकदम स्टेबल मौसम बना रहता है, सम मौसम बना रहता है। तो वैसे भी अगर हम बात करें तो जलीय भाग जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, लेकिन स्थलीय भाग जो होता है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यही कारण है कि जो सागर के आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सम जलवायु मिलती है और दूर जाने वाले स्थानों पर जो जलवायु होती है वो विषम होती जाती है। अगर हम मुंबई और दिल्ली की तुलना करें तो दिल्ली समुद्र से दूर है तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके विपरीत मुंबई समुद्र के पास है तो वहाँ पर क्या है, सम जलवायु और मौसम जो है वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट है समुद्र से ऊंचाई। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो तापमान होता है उसमें कमी आती जाती है। जैसे कि हम बात करें कि विषुवत रेखा के निकट समुद्र तल पर सिंगापुर बसा हुआ है, वहाँ का औसत तापमान 23 डिग्री है, लेकिन विषुवत रेखा पर ही 2851 मीटर ऊंचाई पर क्वीटो नगर स्थित है, उसका तापमान है 13 डिग्री। अर्थात ऊंचाई का जो प्रभाव, यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी किसी भी क्षेत्र की, वहाँ पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू जैसे थोड़ा ऊंचे है, ऊंचाई पर है तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम पाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम माउंट आबू से नीचे आते हैं तो जो आबू रोड क्षेत्र है, आबू रोड क्षेत्र में थोड़ा टेम्परेचर माउंट आबू की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला जो आता है वो है प्रचलित पवनें। किसी भी स्थान पर जो जलवायु होती है वो वहाँ चलने वाली पवनों पर निर्भर करती है। अगर किसी भी क्षेत्र में गर्म पवन चल रही है तो वहाँ वो तापमान को बढ़ाएगी तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इसके विपरीत किसी क्षेत्र में ठंडी पवन चल रही है तो वो तापमान को कम करेगी। तो यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो पवनें चल के आती हैं वो सर्दियों में एशिया में ठंडक लाती हैं, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्रों से चल करके आ रही हैं। और इसी कारण जो दिल्ली है और हमारा उत्तरी भारत है उसमें तापमान कैसा होता है, सर्दियों के समय में कम हो जाता है, लेकिन गर्मियों में इसके विपरीत लू चलती है तो लू के कारण जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। फिर है समुद्री धाराएं। जैसे कि हमारे इस धरातल पर पवनें चलती हैं उसी तरीके से समुद्री जल में भी जो है वो धाराएं चलती हैं। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से आती हैं उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं, जो ठंडे क्षेत्रों से आती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। तो ये जो धाराएं होती हैं अगर गर्म होती हैं तो अपने तट को गर्म कर देती हैं और ठंडी होती हैं तो वो अपने तट को ठंडा कर देती हैं, शीतकाल में वहाँ का टेम्परेचर नीचे गिरा देती हैं। तो इस कारण इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो समुद्री धाराएँ होती हैं वो भी अपने आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं।
नेक्स्ट आता है मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। जैसे कि बालू मिट्टी होती है जो रेतीली होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य मिट्टियों की, तो जैसे चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी धीरे धीरे गर्म होती है और ठंडी होती है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे थार मरुस्थल की हम बात करते हैं, तो गर्मियों में वहाँ पे क्या रहता है, अधिक गर्मी रहती है, और सर्दियों में क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहाँ पे जो मिट्टी है वह भी मिट्टी की जो प्रकृति है वो टेम्परेचर को प्रभावित करती है। अब आता है मेघ तथा वर्षा। ऐसे भाग जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और आकाश हमेशा बादलों से ढका रहता है, तो वहाँ गर्मियों का जो औसत तापमान होता है वो कम रहता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी जो होती है वो बादलों में सोख ली जाती है, और कुछ गर्मी जो होती है वो वाष्पीकरण के द्वारा नष्ट हो जाती है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में बादल रहने से जो बादल होते हैं वो धरातल पर विकिरणों को जाने से रोकते हैं, जिससे शीत ऋतु में वहाँ का जो तापमान रहता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो अगर हम बात करें कि बादल और वर्षा दोनों ही वार्षिक तापस्तर को कम करने में सफल होते हैं, अर्थात बादलों का और वर्षा का जो है वो काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये वायुमंडल के प्रमुख कारण हैं। वायुमंडलीय तापमान को जो प्रभावित करते हैं, ये सभी तत्वों के द्वारा जो हर स्थान का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग निर्धारित किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, इसको कैसे मापते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। अब हम वायुमंडलीय तापमान के वितरण के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।